Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter solution of class 12th chemistry. तो start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Which is the density of 2m aqueous solution of NaOH is इतना. ठीक है, हमें दे रखा है मोलैरिटी होता है यहाँ पे, जो ये कैपिटल एम होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है मोलैरिटी. मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मतलब यहाँ पे हमें निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की. मोलिकुलर मास दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस एक ही क्वेश्चन से आपको ये मोलैलिटी और मोलैलिटी समझ आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये. फॉर्मूले यहाँ पे आपको क्लियर होने चाहिए अच्छे से. देखो हम मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितनी, 1 लीटर. मोल की बात करेंगे, मोल ऑफ NaOH कितना है, वहां पे 2 दे रखा है हमारे पास सामने, जो यानी कि वहां पे क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये जो है वो क्या है, मोल है. अब इसको यहां से हटा देती हूँ. मोल ऑफ NaOH 2. तो मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन, अगर हम मास की बात करें NaOH सॉल्यूशन की, तो क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर को अगर मिलीलीटर में करोगे कितना आएगा, 1000. तो 1000 इंटू कितनी दे रखी है डेंसिटी, 1.28, यानी कि हमारे पास क्या आया, 1280 ग्राम. यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन. ठीक है, ये मास निकाल लिया. अब बात करेंगे H2O की, जो हमारे पास सोलवेंट है यानी वाटर है, उसकी बात करेंगे. देखो ये हमारे पास जो टोटल मास था, इसमें से -2 इंटू 40. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 1200 ग्राम. हम लिख सकते हैं ग्राम को किलोग्राम में करेंगे, 1.2 kg हमारे पास आ गया. अब मोलैलिटी की बात करेंगे. मोलैलिटी को हमेशा स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को कैपिटल एम से. ठीक है, चीज ध्यान रखोगे. मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ NaOH, जितने मोल NaOH के हैं, और मास ऑफ सोलवेंट. मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास हमेशा किसमें, kg में. सोलवेंट हमारे पास क्या है, वाटर. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको सोलवेंट वाटर ही मिलता है. तो मोल कितने NaOH के, 2. हमने अभी निकाला है क्या, मास ऑफ अपना सोलवेंट का मास यानी वाटर का कितना था, 1.2. तो सोल्व करोगे आएगा 1.67 मीटर. ये मोलैलिटी. ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है, आंसर आ गया. अब चेक करते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे हमारे मैच कर रहा है. करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी. आप देख पा रहे होगे अभी हमने डी ही आंसर निकाला है. तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया है, डी. इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड. अगर मोलैलिटी, अब जो हमने पीछे मोलैलिटी निकाली थी उसी मोलैलिटी की बात हो रही है, अगर वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम डबल कर दें, ठीक है, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी. मतलब ये डबल करने पर, डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैलिटी को डबल करने पर जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो हमें बताना है. और डाइल्यूट का क्या मतलब होता है भाई, डाइल्यूट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सोल्यूट डिजोल्व की जो अमाउंट है वो रिलेटिवली कम होता है सॉल्यूशन में, यानी कि जो डिजोल्व सोल्यूट है उसका लेवल कम होता है. और ये किसके अपोजिट होता है, कंसंट्रेटेड. कई जगह आप ये भी देख सकते हो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करी जा रही है, वहां पे क्या होता है, वो कंटेन करता है रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्या है. अब क्वेश्चन को देखेंगे. देखो जो KF है, यानी मैं इसको KF बोल रही हूँ, जो कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ओनली वो किस पे डिपेंड करता है, जो नेचर होता है सोलवेंट का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोलवेंट. और इंडिपेंडेंट होता है किसके, जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की. क्या बताया मैंने, जो KF है वो किसके ऊपर डिपेंड, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो सॉल्वेंट का नेचर होता है. और इंडिपेंडेंट किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के. तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बात की गई है, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल. तो इसके ऊपर तो भाई इसका कोई मतलब ये डिपेंड ही नहीं करा, नेचर की बात नहीं की, कंसंट्रेशन की बात की है कि भाई डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, जैसा भी, मतलब वो क्या हुआ, कंसंट्रेशन डबल की गई है. इसके ऊपर हमारा जो KF है वो डिपेंड ही नहीं करता, तो ये अनचेंज रहेगी. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे इनमें से जो हमें दे रखे होंगे ऑप्शन, कौन सा डिपेंड करता है? मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, मोलैलिटी। करेक्ट ऑप्शन भाई मोलैरिटी है। मोलैरिटी हमेशा डिपेंड करेगी किसके ऊपर? जो वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की, किसके ऊपर डिपेंड करती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि चेंज हो जाती है किसके साथ? चेंज इन टेम्परेचर, विच चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन भी नहीं डिपेंड करती उसके ऊपर, वेट परसेंटेज नहीं, मोलैलिटी भी नहीं, तो मोलैरिटी है। यहाँ पे आप अपने जो है याद रख सकते हो इन चीज़ों को, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बना सकते हो यहाँ PYQ से भी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे आते हैं तो इसको PYQs में जब आते हैं तो आपको चीज़ें याद भी रहती हैं। तो मोलैरिटी आप याद रखोगे। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में कंफ्यूज नहीं होता होना। मोलैरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। क्यों करती है? क्योंकि मोलैरिटी जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर? उसके अपने सॉल्यूशन के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। भाई वॉल्यूम क्या होती है कि भाई पानी ले लो, टेम्परेचर बढ़ गया यानी गर्मी बढ़ती है, जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है ना। अब सर्दी आ गई तो इवेपोरेशन कम हो जाती है, तो अब वॉल्यूम जो है वो तो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, तो बात किसकी होगी? मोलैरिटी की, ठीक है। ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इन अ 1 m एक्वेसियस सॉल्यूशन? 1 मोलर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बतानी है सॉल्यूशन की। यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सोल्व करने के लिए। देखो मोलैलिटी की बात करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? W/m यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1/v, वॉल्यूम kg में, ठीक है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू n, W/m क्या हो सकता है, क्या लिखते हैं हम उसको? n भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन इंटू वॉल्यूम इन kg, जहाँ पे n सोल्यूट क्या है, यानी कि जो नंबर ऑफ सोल्यूट है वो इक्वल है W/m के, वेट अपॉन मास के, वेट अपॉन मोलिकुलर मास के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? n की वैल्यू, ये देखना है n की वैल्यू क्या है हमारे पास, नहीं मोलैलिटी कितनी दे रखी है? 1.00 m इज इक्वल टू, ये जो हम यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला, इन kg। तो जो 1 मोल होता है दैट इज 1 मोल इन 1 kg ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि 1 मोल 1 किलोग्राम पानी में, ठीक है। मोल्स की बात करेंगे किसकी? ऑफ 1 kg H2O की, जो हमने अभी देखा है 1 kg H2O की। तो सिंपल फॉर्मूला है भाई, मास कितना? 1000 ग्राम अपॉन 18 यानी 18 ग्राम इसका क्या मोलिकुलर मास। सोल्व करोगे आएगा 55.55 मोल। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं भाई? मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं हमारे पास? 1 है। मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, अभी देखना, n सोल्यूट अपॉन सोल्यूट प्लस वाटर। वाटर यहाँ पे क्या है? सोलवेंट, मतलब सोलवेंट क्या है यहाँ पे? वाटर, तो सोलवेंट के से वाटर ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूट अपॉन सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन सोल्यूट कितना है? 1, सोलवेंट का कितना है? 55.55। सोल्व करोगे आंसर क्या आएगा? 0.0177। ये हमारे पास आ गया आंसर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। क्या करेक्ट ऑप्शन इसका? डी। ये पेन बार बार चेंज करना पड़ता है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कितने ग्राम किसके? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन के शुड बी यूज करे जाने चाहिए टू प्रिपेयर 250 ml जो है, शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर। यहाँ पे ये आप जानते हो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल m होता तो मोलैरिटी को, 2 मोलैरिटी ऑफ HNO3, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3, और जो कंसंट्रेटेड एसिड है वो 70% क्या है? HNO3 है, ठीक है। तो अब बात करेंगे मोलैरिटी की। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है मोलैरिटी का, वेट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे ml में। अब आप भाई, मैंने पीछे मोलैलिटी का क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ हम मोलैरिटी का कर रहे हैं, आपने कोई डिफरेंस नोट किया नहीं किया तो मैं बता देती हूँ। देखो मोलैलिटी में हम जब कर रहे थे तो वहां पे हम kg में बात कर रहे थे, ठीक है, किलोग्राम में हमने बात की थी वॉल्यूम की। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं किसकी? वॉल्यूम की ml में, मिलीलीटर में हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है हम kg किलोग्राम में बात करते हैं, मोलैलिटी के केस में, मोलैरिटी में हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो ml में करते हैं, ठीक है, ml में। इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे सब कुछ जो आपको गिवन है। मोलैरिटी दे रखी है 2, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है? 63 होता है, 1000 अपॉन वॉल्यूम कितनी है? 250 मिलीलीटर हमको दे रखी है। सोल्व करोगे इसको तो हमारे पास आएगा 63 अपॉन 2 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। और बात करें वेट ऑफ 70% एसिड, तो क्या होगा?
1000/70 इंटू 31.5, यानी कि हमारे पास क्या आया 45 ग्राम, इसका करेक्ट आंसर आया। तो डी डी यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है, 45 ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इतना सोडियम कार्बोनेट है, कितना 25.3 ग्राम। Na2CO3 इज डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सोडियम कार्बोनेट है उसको डिजोल्व किया गया, मतलब इनफ वाटर में डिजोल्व किया गया, क्या बनाने के लिए 250 ml का सॉल्यूशन। अगर सोडियम कार्बोनेट जो है डिसोसिएट्स कंप्लीटली, अगर सोडियम कार्बोनेट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएशन का मतलब होता है कि भाई आयंस जो है अलग अलग टूट जाएं, तो मोलर कंसंट्रेशन सोडियम आयंस की यानी कि Na पॉजिटिव की एंड कार्बोनेट आयंस यानी कि CO3 नेगेटिव की रिस्पेक्टिवली हमें क्या बतानी है, मोलर कंसंट्रेशन बतानी है। ये दो जो डिसोसिएटेड आयंस हैं इन दोनों की क्या बतानी है हमें, मोलर कंसंट्रेशन। तो देखो कंसंट्रेशन की बात करेंगे Na2CO3, ठीक है, हमें ये गिवन है, तो क्या होगा इज इक्वल टू हमें दे रखा 25.3/106, इसका क्या होता है मोलिकुलर मास होता है, याद रखना आपको, इंटू 1000/250 जो हमें गिवन है वॉल्यूम। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाया हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया भाई, जो पीछे अभी मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था वो यहाँ पे अप्लाई करके ये आंसर निकाला है। अब बात करेंगे डिसोसिएटेड आयंस यानी Na पॉजिटिव की, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 0 पॉइंट जितना हमारा निकाला है 0.955, ठीक है, ये आएगा 1.91 मोलैरिटी। CO3 नेगेटिव की बात करूँ तो इसके आगे कोई भी जो है चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सिंपल 0.955 मोलर, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा है हमारे पास, बी आया है। Na पॉजिटिव के सामने 2 क्यों आया कि भाई आप जानते हो 2 चार्ज लगता है, 2 चार्ज कंटेन करता है ये। और अगर मैं बात करूँ CO3 नेगेटिव की तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वेसियस सॉल्यूशन इज, जो मोल फ्रैक्शन है किसकी, सोल्यूट की 1 मोलर एक्वेसियस सॉल्यूशन में कितनी होगी, वो पूछे हैं हमसे यहाँ पे। तो देखो जो 1 मोलर सॉल्यूशन है उसका क्या मतलब होता है कि जो 1 मोल सोल्यूट है वो कितने मतलब 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट होगा 1 किलोग्राम सोलवेंट में। मैंने क्या बताया, देखो ये चीज मैं लिख देती हूँ, 1 मोलर सोल्यूशन मीन्स 1 mole solute present in 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम सोलवेंट में। ठीक है, दैट इज हम क्या कह सकते हैं, जो मास ऑफ सोल्यूट है वो कितना है 1। और बात करें मास ऑफ सोलवेंट की, मास ऑफ सोलेंट की बात करें यानी कि सोलेंट के हमारे पास वाटर, तो क्या आएगा 1000 ग्राम अपॉन इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 18। अब सोल्व करोगे आएगा 1000/18, यानी कि मोल फ्रैक्शन आप इजीली निकाल सकते हो, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन अपॉन सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन प्लस उसकी एन सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, जो पीछे एक फॉर्मूला लगाया था, आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, बी। देखो ये आएगा आंसर बी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट फॉर्मूला आपको पुट करने हैं जो मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 मोलैरिटी ये क्या हो गया भाई, 1 मोलैरिटी 2.5 लीटर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिक्स किया अनदर 0.5 मोलैरिटी 3 लीटर NaOH सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया, दोनों को फाइंड आउट द मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालनी है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की क्या होगी। देखो मोलैरिटी जब ऐसे हमको दे रखा हो तो हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट MV। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दे रखी है, इसलिए आंसर निकालोगे 0.7। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ऐसे जब आपको दे रखा हो तो आप वहां पे ऐसे फॉर्मूले लगाते हो जब आपसे रिजल्टेंट सॉल्यूशन पूछा हो मोलैरिटी का। नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl विल बी, जो मोलैरिटी है लिक्विड HCl की वो क्या होगी अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.17 ग्राम पर cc है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछी है लिक्विड HCl की। देखो
डेंसिटी क्या है देखिए 1.17 ग्राम पर सीसी, ये हमको दे रखी है। डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम क्या होती है इसकी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 cc, यानी कि क्या मतलब होता है, मास हमारे को दे रखा है कितना 1.17 ग्राम, ये आ गया ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास ये, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास हो गया, तो मास कितना आ गया 1.17 ग्राम। इसको सोल्व किया तो अब मोलैरिटी निकालिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा 1.17 इंटू 1000 अपॉन नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितनी है 36.5 इंटू 1, ठीक है, ये हमारे पास है। तो हम यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 32.05, इसको सोल्व करोगे तो यानी बी आंसर जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे रिगार्डिंग द फॉलोइंग जो हमें दे रखा है, इनके जो है बारे में क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सी होगी चारों में से, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा डी। देखो जो मोल फ्रैक्शन होती है वो कभी भी, मतलब आप ये चीज मैं लिख देती हूँ, कैन नेवर बी मोल फ्रैक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू -2 और 2। इट कैन ऑलवेज, मतलब इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, दैट इज ये। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हमारे पास बिल्कुल भाई है, ठीक है, बिल्कुल इनकरेक्ट है ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वैलिड है। नेक्स्ट बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। 5% सॉल्यूशन है केन शुगर का, मोलिकुलर वेट जिसका दे रखा है 342, इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन। वो क्या है, आइसोटोनिक है, क्या, किसके साथ, 1% सॉल्यूशन के साथ। ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, जो जिसका क्या मतलब कौन से सब्सटेंस का, एक्स सब्सटेंस का। तो जो मोलिकुलर वेट होगा एक्स का वो यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। स्पेस बना लेते हैं भाई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, काफी लंबा क्वेश्चन है ये। देखो 5% केन शुगर सॉल्यूशन मीन्स 100 ml of solution contain क्या, केन शुगर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 5 ग्राम, 5 ग्राम, ठीक है। तो दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि जो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या कंटेन करता है, केन शुगर कितना, देखो 5/100 इंटू 1000, यानी सोल्व करेंगे क्या आ गया 50 ग्राम पर लीटर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो सिमिलरिटी हम देखेंगे कि जो 1% सॉल्यूशन है वो कितना कंटेन करेगा, 1 इंटू 1000/100, हमारे पास क्या है इसको 10 ग्राम पर लीटर ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का क्या आया 10 ग्राम पर लीटर ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, पाई, ये फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट की बात करेंगे, पाई 1 इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, मतलब जो आपको याद भी रखना है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो 50 हमने निकाल लिया था, 50 ग्राम पर लीटर अपॉन 342 इंटू आर इंटू टी, कंसनट्रेशन हमने निकाल ली थी दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो पुट कर दी दोनों की, आर इंटू टी हमें नहीं पता वो। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूँ किसकी, 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस की, तो यानी हम लेंगे वहाँ पे पाई 2 10 ग्राम पर लीटर अपॉन एम, जो हमने निकाला था दूसरे का एक्स के केस में, आर इंटू टी। अब दोनों क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है कि पाई 1 पाई 2 के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, इन दोनों को आमने सामने लिखोगे और सोल्व करोगे, यानी पाई 1 को पाई 2, मतलब ऐसे दोनों की इक्वेशन एक साथ लिखोगे तो और उसको सोल्व करोगे तो जो आपको पास मोलिकुलर वेट आएगा
मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स जो आपके पास आएगा वो होगा 342/5, यानी कि हम कह सकते हैं 68.4 कुछ आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा। यानी कि अभी देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा है, 68.4 ये रहा। ठीक है, ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, ऑक्सीजन के, 1 लीटर एयर में कितना कंटेन करते हैं ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब पूछा है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना, ठीक है, ये हमसे यहाँ पूछा। तो देखो परसेंटेज वॉल्यूम जो होती है ऑक्सीजन की 21% दे रखी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 100 ml ऑफ एयर है, 100 ml ऑफ एयर कंटेन्स कितना, 21 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आएगा। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर क्या आएगा, 21/100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 210 ml, ये हमारे पास आ गया। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है क्या होगा, 210 अपॉन, ये सोल्व करेंगे आएगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आएगा सी। यानी कि सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 13th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे बताना कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक क्वेश्चन था पीछे जिसमें पूछा गया था टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कौन सा करता है, तब हमने बोला था मोलरिटी। आप पूछा कि टेम्परेचर के ऊपर कौन सा इनमें से डिपेंड नहीं करता, अब वो बताना है हमें। तो करेक्ट ऑप्शन इसका भाई मोलैलिटी होगा। ठीक है, पीछे हमारे क्वेश्चन में मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों ऑप्शन थे, हमने उस दौरान चूज किया था मोलैरिटी को। इसका मतलब वहीं पे क्लियर हो जानी थी ये बात कि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मोलैलिटी। देखो जो मोलैलिटी है वो इन्वॉल्व करती है क्या, वेट। केजी मैंने आपको बताया था, वेट ऑफ तो वो क्या मोलैलिटी क्या कंसिस्ट करती है, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो मैंने बताया था कि इसमें इन केजी। जबकि मोलैलिटी की बात करूं वो वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास था, तो इन्वॉल्व करती है ये। तो सिंस जो वेट है वो कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, आप जानते हो कि कभी वेट जो है टेम्परेचर के साथ वेरी कर ही नहीं सकता। देयरफॉर जो मोलैलिटी है वो कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। दोनों के जो है वैलिड रीजन है और मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, दोनों के मैंने जो रीजन है कि कौन सा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा नहीं, क्यों नहीं करता और क्यों करता है, मैंने आपको दोनों के समझा दिए, तो अब आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ इज, वो मिक्सचर जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या है, कौन सा है। तो ये डी है, इथेनॉल प्लस एसीटोन। देखो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इथेनॉल का, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इथेनॉल का वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कब कमजोर होता है, जब उसके ऊपर जब हम उसमें एसीटोन ऐड करते हैं। ठीक है, एसीटोन के एडिशन के कारण जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इथेनॉल का वो वीक हो जाएगा। दस जो मिक्सचर है इथेनॉल का और एसीटोन का वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा, डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट regarding a solution of two component A and B exhibiting positive deviation from ideal behavior। positive deviation जो इसने शो करे, मतलब वो करेक्ट स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग हमें बतानी है। तो ये हमारे पास B करेक्ट है। देखो अगर पॉजिटिव डेविएशन के केस की बात करें आइडियल बिहेवियर से, तो जो ए बी इंटरेक्शन होती है किसी भी दो मॉलिक्यूल की, इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, वीकर होती हैं। किसके कंपैरिजन में, ए के साथ और बी इसकी ये वीकर होती है। ठीक है, इसकी जो इंटरेक्शन होती है वो वीकर होती है एज कंपेयर टू ए एंड बी इंटरेक्शन। तो ये जो है पॉजिटिव डेविएशन होता है। अगर किसी भी जो है कंपाउंड में आपको ऐसा देखने को मिलता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन वाटर सैचुरेटेड एयर। जो वाटर सैचुरेटेड एयर में बात करें तो जो मोल फ्रैक्शन होता है वाटर वेपर का वो क्या है, 0.02। अगर टोटल प्रेशर सैचुरेटेड एयर का 1.2 atm है तो पार्शियल प्रेशर बताना है ड्राई एयर का क्या होगा।
पार्शियल प्रेशर किसका, ड्राई एयर का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर की बात करी जाए इज इक्वल टू 0.02 मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर, यानी हम माइनस कर देंगे 1 माइनस 0.02 टोटल में से, तो हमारे पास आएगा 0.98। टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर हमें कितना दे रखा, 1.2 atm दे रखा है ये हमें। तो हम बात करेंगे किसकी, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की बात करी जा रही है तो डेल्टन्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो ड्राई आइस का प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर टोटल एक्स ड्राई एयर, ठीक है, P इंटू एक्स, ठीक है, प्रेशर इंटू एक्स, मतलब टोटल प्रेशर इंटू एक्स, जो कि मतलब हमारा जो सोल्यूट होता है। तो हमारे पास क्या आएगा 1.2 इंटू 0.98 हम निकाल चुके हैं ऊपर। मोल फ्रैक्शन जो है ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मोल फ्रैक्शन कितना, मतलब टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन होता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। तो 1.2 इंटू 0.98 आपके पास आंसर आएगा 1.176 atm। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको इरेज कर देते हैं फिर ताकि हम आंसर देख पाए। यानी कि 16th का डी हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज, मिक्सचर जो कि फॉर्म करे क्या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज, वो कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। देखो जो सॉल्यूशन है जो एक लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है रोल्स लॉ से, क्या बोला मैंने, लार्ज नेगेटिव डेविएशन जो रोल्स लॉ से शो करे वो क्या बनाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। तो जो नाइट्रिक एसिड और वाटर है वो एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इसका मैं बॉइलिंग पॉइंट भी आपको बता देती हूँ 393.5 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बतानी है। वेपर प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर डाटा है 25 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन इज इक्वल टू इतना, टोलुइन का दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आंसर हमारे पास होगा ये, करेक्ट स्टेटमेंट ए है। देखो हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। देखो let us consider that A क्या है, A is बेंजीन और B क्या है, टोलुइन, ठीक है। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ हमें दे रखा है, मतलब किसका गिवन है ये चीज हमें, A एंड B। तो हम लिख सकते हैं मोलर फ्रैक्शन इज इक्वल टू A की 1/2 और सिमिलरली B की भी क्या होगी 1/2, दोनों की हमने लिख ली। टोटल प्रेशर की बात करेंगे यानी P की इज इक्वल टू क्या आएगा, P0A XA प्लस P0B XB, ये हमारे पास आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A का क्या है 12.8 दे रखा है इंटू 1/2 प्लस 3.85 इंटू 1/2, आपके पास क्या आएगा 8.325 किलो पास्कल। ये आ गया सोल्व करके, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला पुट करके। अब बात करेंगे वाई ए, इसका क्या होगा PA0 XA0 अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है। निकालोगे आंसर आएगा 0.768, सारी वैल्यूज आपको पता है यहाँ पे पुट करनी है, आंसर निकाला है। तो वाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ए, यहाँ पे वाई ए निकला है। अब इससे हम वाई बी निकाल सकते हैं इजिली, 1 में से आप वाई ए माइनस करोगे आंसर आएगा 0.232। तो जो वेपर है वो कंटेन करेगी एक हाइयर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है। जो मोलर कंपोजिशन होता है वो सेम रहता है और जो बेंजीन है उसके पास उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होता है, तो जो वेपर है वो क्या कंटेन करेगा, हाइयर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आया था, ए, ठीक है। हमने यहाँ पे देख भी लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे 19th क्वेश्चन की। एट 100, एक मिनट, एट 100 डिग्री सेल्सियस जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन को कितने सॉल्यूशन का 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट का इन 100 ग्राम ऑफ वाटर वो 732 mm है। अगर Kb इज इक्वल टू 0.52 तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये हमें दे रखा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है इसका मतलब। देखो तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट निकालना होता है हमें, तब हमारा होता है P0 माइनस PS अपॉन
पी नोट यानी इज इक्वल टू n अपॉन n मोलिकुलर वेट ऑफ मतलब वेट ऑफ फर्स्ट यानी सोल्यूट की बात होती है पहला, और फिर इनटू m2 अपॉन W2। तो देखो W जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है मैं उसको बता देती हूँ क्या लिखा है मैंने। देखो W1 का मतलब होता है वेट सोल्यूट का कितना है, W2 का मतलब सोलवेंट का वेट, M1 का मतलब मास ऑफ सोल्यूट, M2 का मतलब मास ऑफ सोलवेंट। 100 डिग्री सेल्सियस पे पी नोट हमें क्या दे रखा है, पी नोट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 760 mm। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो मैंने ऊपर फॉर्मूला पुट किया है इसमें आप सारी इक्वेशंस पुट करोगे तो M1 का जो मैंने ऊपर ये लिखा था फॉर्मूला इसमें पुट करोगे तो M1 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 31.75 ग्राम पर मोल, ये आपके पास आएगा। तो डेल्टा टी बी यानी हमें क्या निकालना, बॉइलिंग पॉइंट निकालना, तो टी बी इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है M इंटू के बी। एम आपने निकाल लिया, एम का फॉर्मूला होता है W1 अपॉन M1 यानी क्या है मोलैरिटी, बेसिकली मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे इंटू के बी करोगे। आप जानते हो मोलैरिटी की सारी टर्म्स दे रखी है तो आपके पास आंसर आएगा क्या आएगा, ए 101 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आएगा आपके पास। सिंपल आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे, के बी की यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 20th क्वेश्चन की। विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, कौन सा इनमें से जीरो के इक्वल नहीं है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। एक आइडियल सॉल्यूशन को अगर हम कंसीडर करके चले तो इनमें से कौन सा है जो जीरो के इक्वल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है भाई ए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो एस मिक्स है, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। एंट्रोपी जो है हमेशा इंक्रीज होती रहेगी अपॉन मिक्सिंग, जब हम दो कंपाउंड को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये एंट्रोपी होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे होता है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, P and Pb आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A and B रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अगर X से रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट A का, और तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमें क्या बताना है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो P इज इक्वल टू PA XA प्लस PB XB, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। इसके साथ आपका आंसर आ जाएगा क्या, D। ठीक है, आगे इसको फर्दर सोल्व करोगे तो यहाँ इसी में यहाँ पे डी ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करना है, जस्ट कॉमन निकाल लोगे, आगे जाके क्या करोगे, पी ए एक्स ए प्लस पी बी कॉमन निकाल लोगे, इसको यहाँ पे इसके प्लेस पे लिखोगे 1 माइनस एक्स ए। बाइनरी सॉल्यूशन के केस में बात करें तो जो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1। कभी भी आपके पास क्वेश्चन में बाइनरी सॉल्यूशन आए तो ध्यान रखना एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे सोल्व करोगे डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की। जो वेपर प्रेशर है क्लोरोफॉर्म का CH यानी CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 25 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना है, 200 mm Hg एंड 41.5 mm Hg रिस्पेक्टिवली। वेपर प्रेशर की बात करें सॉल्यूशन की जो ऑब्टेन हुआ बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट द सेम टेम्परेचर विल बी, तो क्या होगा वो हमें यहाँ बताना है। तो देखो क्या आएगा 0.213। ठीक है, और CH2Cl2 का भी सिमिलरली आप निकालोगे वेट अपन उसका मोलिकुलर वेट। तो टोटल की बात करें तो क्या आएगा, अभी हमने बहुत बार ये फॉर्मूला लिख लिया है, टोटल प्रेशर निकालना हो तो हम ऐसे इस फॉर्मूले से निकालते हैं, सारी वैल्यूज पुट करोगे 90.92 कुछ यहाँ पे आंसर आएगा, यानी कि 90.92। यहाँ पे हमें ऑप्शन ही नहीं गिवन है, इसका गलत है भाई, यहाँ पे आएगा इसका आंसर आएगा 90.92। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में गड़बड़ हो रखी है, तो खैर कोई बात नहीं, आप जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है सोल्व करोगे, आंसर मैंने आपको बता दिया 90.92 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एन एक्वेसियस सॉल्यूशन
ठीक है, इतने मोलल का इन KI विच चेंज विल कोज द वेपर प्रेशर, क्या चेंज जो है, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो किस चेंज के कारण हो रहा है इसमें, तो इसका करेक्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ वाटर। अगर एक्वसियस सॉल्यूशन कितने मोलल का, 1 मोलल KI का इज डाइल्यूटेड, उसको हम वाटर के साथ डाइल्यूट कर दें, मिक्स कर दे, तो कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। देयरफॉर वेपर प्रेशर क्या होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होगा। देखो कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर के कारण हमारे पास ये चेंज आता है। अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, एक सॉल्यूशन किसका, एसीटोन का इथेनॉल में, वो बताना है, मतलब क्या शो करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शो मतलब ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक जो सॉल्यूशन है एसीटोन का इथेनॉल में, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रोड से पीछे हम PYQ करके आए हैं अब इसका। ठीक है, इट इज बिकॉज ऐसा क्यों, जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, लेकिन जैसे ही हम एसीटोन ऐड करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, और इथेनॉल क्या हो जाता है, ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है, देयरफॉर उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी पीछे हम बिल्कुल सेम रीजन मैंने आपको बताया और यही ऐसा ही क्वेश्चन करके आए हैं, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट वेपर प्रेशर जो है 2 लिक्विड्स का, यानी कि P का एंड Q का, वो हमें दे रखा है रिस्पेक्टिवली। तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q वुड बी, तो क्या होगा अगर हम उसको मिक्स करेंगे। तो देखो हमें क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है P का 80 टर। ठीक है, वेपर प्रेशर Q की बात करूं तो क्या दे रखा है, 60 टर। अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल प्रेशर की, तो वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ P इंटू XP प्लस वेपर प्रेशर ऑफ Q इंटू XQ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सोल्व करके आ जाएगा क्या, 72 टर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ए। 26 क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो फॉर्मेशन है सॉल्यूशन का, 2 कंपोनेंट कैन बी कंसिडर्ड एज, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम 2 कंपोनेंट कैन बी कंसिडर्ड एज, दो जो फॉर्मेशन होती है सॉल्यूशन की किसी भी 2 कंपोनेंट से, उसको हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं वो बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भाई बी होगा। एक आइडियल सॉल्यूशन के केस में बात करें तो जो डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू होती है, 1 मिनट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये बी। सॉल्यूशंस सो फॉर्म्ड विल बी आइडियल, जो ये सॉल्यूशन बनेंगे वो मतलब सो फॉर्म्ड विल बी आइडियल, किस कंडीशन में वो आइडियल होंगे, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है। देखो एक आइडियल सॉल्यूशन के केस में बात करें तो जो डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 हैज लॉ के अकॉर्डिंग। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में बात करें तो कभी भी उसमें उसके मैग्नीट्यूड में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनकी किसी भी 2 कंपोनेंट की, उनके मैग्नीट्यूड में कभी भी चेंज नहीं आता, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलोज रोल्स लॉ व्हेन, कब वो रोल्स लॉ को फॉलो करेगी, जब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सी। देखो दीज 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉलोज द कंडीशन ऑफ रोल्ट लॉ इफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ए और बी के बीच में इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, जब जो ए और बी की अट्रैक्शन होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होगी, ए के और बी बी। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ए और बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, ये चीज। द बीन्स आर कुकड अर्लियर इन द प्रेशर कुकर, बिकॉज जो बीन्स होते हैं, मान लो राजमा वगैरह ले लो आप, उसको पहले कुकर में, प्रेशर कुकर में पकाया जाता है, क्यों, बिकॉज ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो बीन्स होते हैं वो पहले पकाए जाते हैं क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीजेज विद, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट भी उसके साथ इंक्रीज होता है। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ इस बात को। देखो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो जो पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे के पास आएंगे। देखो प्रेशर बढ़ेगा, पार्टिकल्स क्लोजर आते हैं, ठीक है, पास आएंगे, और उन अगर वो मतलब मूवमेंट हो रही है, यानी कि कोई काइनेटिक एनर्जी है उधर, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, और जो टेम्परेचर है कंटेनर के अंदर वो क्या जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दस जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, जिसकी वजह से जो है कुकिंग जल्दी होगी, तो ये रीजन है। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोलवेंट डिक्रीज बाय, जो वेपर प्रेशर है एक सोलवेंट का वो डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज बाय 10 mm ऑफ मर्करी, जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हुआ, किसमें, एडेड टू द सोलवेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज कितना, 0.2। What should be the mole fraction of the solvent if decrease in vapor pressure is to be 20 mm of mercury। ठीक है, अगर इतना होगा तो देखो
यहाँ पे मैं सोल्व कर देती हूँ। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला लगाना है, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे आप पुट करोगे पी नोट की वैल्यू आ जाएगी 50 mm। अदर सॉल्यूशन के लिए सेम यही चीज अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 0.4। और अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो 0.4 जो सॉल्यूट का निकला था उसमें से 1 को माइनस करोगे 0.6 आएगा, यानी 20 का करेक्ट ऑप्शन है 0.6। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है आपको प्रेशर का। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये फॉर्मूला पुट करोगे, फर्दर आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वेपर प्रेशर जो है गिवन टेम्परेचर पे ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन जो कंटेन करता है 0.2 मोल किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, और 0.8 मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है 60 mm ऑफ Hg। तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का सेम टेम्परेचर पे क्या होगा ये बताना है। देखो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या है फॉर्मूला, पी नोट माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। गिवन इज इक्वल टू क्या आएगा 1.5। प्रेशर क्या दे रखा है 60 mm ऑफ Hg, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे पुट करेंगे पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू 1/5। यहाँ हम लिख सकते हैं 4 पी नोट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू 5, राइट। तो पी नोट इज इक्वल टू क्या आएगा 60 इंटू 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 75 mm ऑफ Hg, ये हमारे पास आ गया। यानी करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा 75 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, गिवन नहीं है 75 mm ऑफ Hg। सोल्व करोगे तो ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो PYQs हैं वो फिनिश हो गए हैं। उम्मीद आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।